नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका डेली 30 के इस सेशन में। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 जो कि हिस्ट्री पर टॉपिक होता है। आज का हिस्ट्री का टर्म होता है। तो हिस्ट्री का आज जो टॉपिक है, पहले ही आपको बताया जा चुका है ग्रुप में कि वो ऋग्वैदिक काल का आप डिस्कशन हम करेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ हम लेने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी इसको पढ़ के रखा होगा। देखिए आपने क्या पढ़ा है, कितना सही उत्तर कर पाते हैं, और मेरी आशा है कि आप अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। कल का जो टेस्ट हुआ उसमें आप सब लोगों ने अच्छे से प्रतिभाग किया, बढ़िया से उत्तर दिया। आगे के टेस्ट और व्यवस्थित होंगे और मेरे ख्याल से और अच्छा आप लोग परफॉर्म करेंगे। कल पहला दिन था, कई असुविधाएं भी हुई लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं और पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताते भी चलना है और यहाँ से आपको देखते भी चलना है, याद करते चलना है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत नहीं है। और दूसरा है कि रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध व चिकित्सा के संरक्षक थे, जिन्हें अपोलो के समान माना जाता था। रुद्र एक देवता है जो कि ऋग्वेद में इनकी चर्चा मिलती है, ऋग्वैदिक काल के देवता है। तो अनैतिक आचरण से ये संबद्ध थे और चिकित्सा के संरक्षक थे। क्या ये बात सही है? ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता चल ही गया होगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कई रूपों में आपसे पूछी जा सकती है। कैसे कैसे पूछी जा सकती है? ऐसा भी पूछा जा सकता है, पहला जो स्टेटमेंट है उससे अलग से प्रश्न बन जाए। और किस काल के ये देवता हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, बाद में उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए, ये भी आपसे प्रश्न बनता है। रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध थे, चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर एक इतिहासकार हुए, तो उन्होंने कहा कि यूनानी देवता अपोलो जो है उन्हीं की तरह है ये रुद्र। और रुद्र को कभी कभी शिव और कभी कभी कल्याणकर भी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, 5-6 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सरस्वती विद्या की देवी थी जो बाद में नदी की देवी हो गई। और दूसरा इसका स्टेटमेंट है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पहले स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, फैक्ट दोनों जो दिए हैं ऐसे फैक्ट मिलते हैं। लेकिन सरस्वती पहले जो थी वो नदी की देवी थी, बाद में विद्या की हुई। तो पहले में उल्टा दे दिया गया है। उत्तर दीजिए आप लोग। तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा है ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में वास्तव में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है ना? उपासना होती थी और उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। उपासना की विधि प्रार्थना थी, यज्ञ करते थे लोग। ये सब सही है, लेकिन मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए उत्तर तो वो है, लेकिन ए उत्तर हो जाएगा, केवल दो सही है। यहाँ पर देखिए केवल दो ए पे सेट कर दिया गया है। तो जब आप उत्तर करिए तो पहले देखिए कहाँ सेट है। कभी कभी ऐसी बदमाशियां की जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको इसीलिए रखा है। अरण्यानी एक ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी हुआ करती थी। उपासना जो की जाती थी वो भौतिक सुखों के लिए की जाती थी, मैंने आपको बताया ही। तो एक फैक्ट ये भी आप यहाँ पर से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता कौन था? प्राचीन देवता कौन है जो सबसे प्राचीन माना जाता है? जितने भी देवता थे, ये सारे देवता अग्नि, धौस, वरुण और सोम, ये सब ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं। लेकिन इसमें जो धौस है, धौस बी ऑप्शन जो है, धौस धौस जो है ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल आप देखेंगे तो उसमें इनका उल्लेख मिलेगा। धौस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है। इसमें जहां तक बात अग्नि की है, तो अग्नि आप जानते हैं, अग्नि के बारे में भी आगे प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। बाकी जो सोम है, सोम जो है पेय पदार्थ के देवता हुआ करते थे, है ना? सोम जो है वो पेय पदार्थ के देवता हुआ करते थे। इसके अलावा गायत्री मंत्र की अगर बात होती है तो गायत्री मंत्र सविता देवता या सवित्र देवता, ये आपको उल्लेख मिल जाएगा, इनको समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तो एक प्रश्न ये तैयार कीजिए कि इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो ये गायत्री मंत्र है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सोम पेय पदार्थों के देवता हैं, 9वें मंडल में इनका उल्लेख है। और ध्यास जो है ये ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन है। ऋग्वैदिक जो काल के प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे या कौन देवता सबसे महत्वपूर्ण थे? तो पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? अग्नि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे। और दूसरा है कि अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था। आप हवन करते हैं तो क्या करते हैं? आप कनेक्ट करते हैं खुद को ईश्वर से, ऐसा माना जाता है।
तो अग्नि के माध्यम से ही हो पाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहले स्टेटमेंट पर आप ध्यान दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जबकि सबसे महत्वपूर्ण देवता पुरंदर थे। पुरंदर मतलब इंद्र। इंद्र के बारे में ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं, इंद्र को समर्पित किए गए हैं। इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। केवल दो सही है। और इंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये नेता थे, जो आर्य 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 लोग थे, आर्यों का युद्ध नेता इनको माना जाता है। वर्षा आंधी तूफान का देवता इन्हीं को माना जाता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो ये थे ही, 250 सूक्त सबसे ज्यादा इन्हीं को समर्पित है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर स्थान आता था महत्वपूर्ण की लिस्ट अगर देखें तो दूसरे नंबर पर अग्नि आते थे। और तीसरे प्रमुख देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वरुण थे। तो पहले आपके इंद्र हो गए, दूसरे अग्नि हो गए, तीसरे वरुण हो गए, है ना। और ये जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। जितना जल वगैरह है, वर्षा वगैरह होती है, समुद्र वमुद्र जितना है, सब वरुण के उसमें आता था। मद्र और वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋतस्य गोपा कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। क्या ये बात सही है? अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए, बड़े सरल सरल प्रश्न है। ऋग्वेद में कहा गया है कि नहीं, ये याद रखना है। अभी तो आपने रिवाइज किया तो आपको पता है। अब वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऋग्वेद में ही कहा गया है। 250 इनके बारे में सूक्त है। तो दूसरा देखिए प्रश्न बना है कि इंद्र के 350 सूक्त हैं, तो दूसरा गलत हो गया। याद करिए, इसी समय रटिए इसको। कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त है इनके बारे में। तो दूसरा गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला तो इसका सही है ना, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत हो गया। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी तो दूसरा तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। आंधी तूफान उनके देवता थे, ये हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से वायु ऋग्वैदिक काल में किस श्रेणी के देवता थे? वायु की मतलब श्रेणी का यहाँ मतलब क्या है? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवताओं की अलग अलग श्रेणियां थी। तो वायु किसमें शामिल किए जाते थे? वायु किसके देवता होंगे? आकाश के होंगे, या पृथ्वी के होंगे, या अंतरिक्ष के? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो वायु है, वायु की जब आप लिस्ट देखेंगे अंतरिक्ष के देवताओं की, तो उसमें उनका नाम मिलेगा। तो वायु जो है ये ऋग्वैदिक काल के देवता है और अंतरिक्ष के देवता थे। लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जैसे आकाश के देवता है, इसमें सूर्य आते थे। सूर्य आकाश में है। धौस है, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य। आदित्य सूर्य की पर्यायवाची है, आप ध्यान रखिएगा। उषा, अश्विन, ये सब आकाश के हैं। और अंतरिक्ष का याद रखना है अलग से आपको। इंद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, रुद्र, यम, प्रजापति, ये सब अंतरिक्ष के हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसको याद करिए। और पृथ्वी के देवता जैसे अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है। पृथ्वी तो स्वयं हो ही जाएगा। बृहस्पति है, सरस्वती है, ये सब पृथ्वी के देवता है। तो पृथ्वी वाले तो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे विद्या आप अर्जित करते हैं पृथ्वी पर। बृहस्पति पृथ्वी याद रखिएगा, पृथ्वी है ही है। और अग्नि यहीं पर जलाते हैं आप। सोम भी याद कर लीजिए, दारू वारू यहीं पे लोग पीते हैं, है ना। पान मतलब यही करते हैं, सुरापान और सारे पान यही करते हैं। तो पेय पदार्थों के देवता है। खैर अब जूस भी पीते हैं। ठीक है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। आप लोगों ने तो कभी बियर और इन सबको हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो ये अच्छी चीज है, बिल्कुल ध्यान रखिए। ये सब गंदगी को इकट्ठा मत कीजिएगा। ये सामाजिक दृष्टि से जितना बुरा है, उससे ज्यादा आपके शरीर के लिए बुरा होता है। सात्विक रहिए। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का देवता नहीं था? क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का देवता कौन सा नहीं था? अग्नि, सोम, सरस्वती, प्रजापति। वही लिस्ट अगर आपको याद है तो ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका आसानी से हो जाएगा अगर वही लिस्ट याद है। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रजापति हैं वो अंतरिक्ष के देवता थे। पर्जन्य और प्रजापति, यम, इंद्र, है ना, मरुत, वायु, ये सब किसके देवता थे? ये अंतरिक्ष के देवता थे। तो यहाँ पे जो प्रजापति हैं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रजापति जो है ये पृथ्वी के देवता नहीं थे, बाकी तीन ये पृथ्वी के देवता हैं। वही लिस्ट आप याद करिए। बार बार आपको इसको रिवाइज इसीलिए कराया जा रहा है कि आपका तैयार हो जाए, क्योंकि सरल प्रश्न सब बन चुके हैं। कठिन बनेंगे तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था और ऋग्वैदिक काल में सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। अब इस प्रश्न को अगर आपने अभी व्याख्या सही से सुनी होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अच्छे से कर पाएंगे इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल थे वहां पे किसी भी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं होती थी। वहां पे भौतिक सुखों की प्राप्ति की चर्चा की गई। तो पहला तो यहाँ पर आपका ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें कि ऋग्वैदिक काल में सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, तो ये बात सही प्रतीत होती है कि ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। केवल दो सही है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं भी मोक्ष की बात नहीं है। भौतिक सुख, पुत्र मिल जाए, पशु मिल जाए, यही भौतिक सुख उस समय होते थे। मर्सिडीज बेंज और जगुआर,
ये सब उस समय थी नहीं, तो यही भौतिक सुख, बड़े बड़े मकान भी कोई आलीशान नहीं, सब लोग ऐसे कुटिया बना के रहते थे। तो सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और उद्देश्य उस समय लोगों का यही होता था कि पशु मिल जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और वही आज भी कायम है। पुत्र के पीछे लोग भागा करते हैं और लड़कियां परचम लहराया करती हैं। इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में नहीं लहरा पाई, चूक गई, है ना, मजाक नहीं है, क्योंकि सबको पास कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिला पेपर सेट करने में कि उसको गोबर खाद से बड़ा जैविक खाद से प्रेम है, तो ये प्रश्न बना देगा। तो ऋग्वैदिक काल में जो गोबर की खाद है उसके लिए एक शब्द हुआ करता था, बताइए आप लोग, और ये था सकीर्त। क्या था? सकीर्त। बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है सीता, तो ये हल की जो बनी नालियां थी, जब हाथ से जुताई करते हैं उसको कहते हैं। अवल जो होता है, अवल का मतलब कूप होता है, कुआं। और जो पर्जन्य है, पर्जन का मतलब बादल, आप जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि गोबर की खाद के लिए सकीर्त का प्रयोग करते हैं। बाकी ये व्याख्या में यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों को क्या था? संभवतः अंकों के बारे में जानकारी थी या संभवतः अंकों के बारे में जानकारी नहीं थी? अंकों की अच्छी तरीके से जानकारी थी या कुछ कहा नहीं जा सकता? अब ये जो प्रश्न है ये आपकी निर्णय निर्माण की क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या टिक करेंगे। यहाँ पे आप निश्चित नहीं कह सकते हैं कि अंकों की जानकारी बिल्कुल सही थी, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से, ये भी नहीं यहाँ पर कहेंगे कि जानकारी नहीं थी। इसलिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अष्टकर्णी शब्द एक प्रयोग हुआ है, और अष्टकर्णी अगर 8 संख्या का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं अंकों की जानकारी संभवतः रही होगी, लेकिन इसके आधार पर यह भी नहीं कहता कि निश्चित रही होगी। तो यहाँ पर उत्तर ये होगा कि संभवतः अंकों के बारे में जानकारी थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऋग्वैदिक काल में आपको बहुत सारे, मतलब जैसे आज बढ़ई मिलते हैं, रत्कार मिलते हैं, कुम्हकार मिलते हैं, चमकार मिलते हैं, ये सब उस समय भी मिलेंगे। सोना चांदी भी ये सब मिलेगा। सोना के लिए हिरण शब्द का इस्तेमाल भी होता था। कपास कपड़े जैसे आज आप बनाते हैं कॉटन कपड़े, तो कपास का उल्लेख भी मिलता है। और अष्टकर्णी एक नाम होता है, उस समय मिलता है। उससे ये पता चलता है कि संभवतः अष्ट की बात आ रही है, यानी 8 की बात आ रही है, तो अंकों की जानकारी थी, तभी तो 8 कह रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अयस शब्द का इस काल में प्रयोग हुआ है, जो तांबा या कांसा के रूप में माना जाता है कि ये रहा होगा। और लोहे से भी अगर परिचित आपसे पूछा जाए तो लोहे से लोग परिचित नहीं थे। लोहा आप आज देखेंगे तो आपको लगेगा लोहा तो बहुत पुराना होगा, लेकिन लोहे से बाद में लोग परिचित हुए हैं। ठीक है, आगे बताइए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बताना है, गलत नहीं बताना है। अधिकतर सही नहीं है, दिमाग में बैठा रहता है। तो कौन सा सही है? ऋग्वैदिक काल में व्यापार पर पड़ी लोगों का अधिकार था। ये सही बात है, पढ़े लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, और वेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। इसमें एक शब्द वेकनाट आता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत अधिक ब्याज लेके पैसे उधार देते थे, तो उनको वेकनाट कहा जाता था। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का सही सी उत्तर हो जाएगा। और इस समय जो व्यापार होता था, व्यापार में सोना का भी उल्लेख मिलता है ना, और गायों का व्यापार होता था। विनिमय माध्यम से व्यापार होता था, आप हमको सोना दे दीजिए, गाय ले लीजिए, आप हमको कोई चीज दे दीजिए, आप ये चीज ले लीजिए। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक के बदले दूसरे को देना। वेगनाट भी उस समय होते थे जो लोगों की जरूरत में पैसा देते थे, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे, है ना। बाकी ऋग्वैदिक काल में व्यापार पर पड़े लोगों का अधिकार था, वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ये निष्क शब्द आया है, ये वास्तव में स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा दोनों के लिए आया है। चाहे आभूषण कहिए, चाहे सोने का टुकड़ा कह दीजिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है? तो एग्रीकल्चर का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद का आप चतुर्थ मंडल देखेंगे तो चतुर्थ मंडल में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि एक अनाज जौ का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, उससे पता चलता है कि खेती होती थी। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल जो है उसमें कृषि संबंधी कार्यों का भी वर्णन मिलता है। अनाज के रूप में जौ मिलता है, यव या जौ। और कृषि के महत्व से संबंधित 3 शब्द वहां पे मिलते हैं, एक है उर्दर, एक है धान्य, और तीसरा शब्द जो है वो है संपत्ति। उर्दर का मतलब होता है मापक, अन्न जिससे मापा जाता था। और ये मापक बर्तन होता था, उससे माप की, जैसे अभी भी, अब तो गाँव में नहीं, मैंने बचपन में देखा है कि गाँव में जैसे कई बार ढेर लगा रहता था अनाज का। जैसे हमारे यहाँ खेत है, तो कई बार काम करने वाले आते थे, तो वो उस तरीके से उसको काटते थे कि इतना हमारा इसमें होगा, है ना, इतना हमारा होगा। कहने का मतलब, कुछ छोटी स्क्रीन क्या, सॉरी सॉरी फॉर दैट, मैंने बढ़ा दिया। तो इतना हमारा होगा, तो वो जैसे 16 झव्वा या ऐसे नाप होती थी, इधर डालते थे, फिर एक अपना निकाल लेते थे, इस तरीके से। बहुत बार मड़ाई करने में भी ऐसा होता था।
तो ऐसा ही बर्तन होता था। और धान्य का मतलब यहाँ पे क्या है, अनाज। बात समझ में आ रही है। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है ऋग्वैदिक काल में? तो गाय के लिए अगन्य शब्द आप पहले से जानते हैं, और एक शब्द मैंने आपको अष्टकर्णी भी बताया है। तो ये दोनों के दोनों शब्द ए और बी दोनों सही हैं। दोनों के दोनों शब्द गाय के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, है ना। गाय उस समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, कबीलाई संस्कृति थी उस समय, कबीले में लोग रहते थे और पशुपालन उनका प्राथमिक पेशा हुआ करता था। एक चीज ध्यान रखिएगा, कृषि इनका द्वितीयक पेशा था ऋग्वैदिक काल में, कृषि सेकेंडरी था। पशुपालन के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस समय पशुपालन प्रमुख हुआ करता था। और इस काल में गाय बहुत पवित्र मानी जाती थी, है ना। विनिमय के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग होता था, व्यापार इसी के माध्यम से। और जितनी भी लड़ाइयां अधिकतर हुई हैं वो गायों को लेकर ही हुई है, गायों पर कब्जा को लेकर। गाय को अष्टकर्णी इसीलिए, एक अष्टकर्णी शब्द भी इसके लिए आया है, यानी कि उसके ऊपर ये स्वामित्व का सूचक होता था। अगर इसका स्वामित्व कोई दूसरा लेगा, छीनेगा गाय, तो हम लड़ाई कर लेंगे, चढ़ाई कर देंगे उसके ऊपर, लाठी डंडे बरसाएंगे। गविष्टि गाय की महत्ता को बताने वाला शब्द है। अगर गविष्टि शब्द आपसे पूछा जाए, तो गविष्टि शब्द यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गविष्टि यहाँ पर, हाँ ये दिया है, तो गविष्टि गाय का नाम नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ काउ बता रहा है कि गाय की महत्ता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये शब्द इस तरीके से, मतलब गाय नहीं है गविष्टि का मतलब, उसकी महत्ता को ही बता रहा है। और अगन्य का मतलब होता है ना मारा जाने वाला योग्य पशु। और अगर गाय को कोई मार देता था, घायल कर देता था, हत्या कर देता था, कई बार उसको मृत्युदंड दे दी जाती थी, है ना। और पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए भी व्याख्यात हुआ करते थे, उससे कुख्यात थे ये। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी होता था, क्या ये सही बात है? राजा भूमि का स्वामी होता था, पहला स्टेटमेंट बताइए, राजा भूमि का स्वामी होता था कि नहीं? और दूसरा है, बलि एक प्रकार कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। दूसरे पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में किसी भी रूप में राजा को भूमि का स्वामित्व नहीं प्राप्त था, जनता के पास भूमि का स्वामित्व हुआ करता था। तो पहला गलत है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल दो सही है। जनता के पास भूमि का स्वामित्व हुआ करता था, और बलि जो है वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, कोई दबाव नहीं था राजा के ऊपर, राजा का जनता के ऊपर। और राजा इसके बदले में क्या करता था? राजा इसके बदले में लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करता था, है ना। स्वेच्छा से राजा को ये देते थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेता था। और राजा सेना भी रखता था, जैसे कि युद्ध वगैरह हो, गाय वाय कोई लेके चला जाए तो ये लोग लड़के ले आते थे। ठीक है। और ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस से, यानी कबीले का संरक्षक और पूरा भेदता, अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला, तो गोप्ता जनस और पूरा भेदता के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में एक ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि केवल राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि ऋग्वैदिक काल में केवल गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी। और तीसरा है कि महिलाएं राजनीति में हिस्सा लेती थी। आपको बताना है कौन सा सही है। महिलाएं राजनीति में हिस्सा लेती थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप डिसाइड करिए कि गणतंत्रात्मक थी कि राजतंत्रात्मक थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो स्थिति है, यहाँ पर ध्यान से स्टेटमेंट आप देखिएगा, लैंग्वेज पे जाइएगा, तो राजतंत्रात्मक भी है और गणतंत्रात्मक भी है। तो अगर ये देता कि दोनों थी तब तो सही हो जाते, लेकिन दोनों में केवल लगा है, केवल ये तो, यानी न केवल राजतंत्रात्मक न केवल गणतंत्रात्मक, तो दोनों गलत हो गए। केवल लगा दिया इसलिए गलत हो गए, तो केवल तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में दोनों प्रणालियां मौजूद थी, है ना। अनेक जनतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास उस समय हुआ था, सभा समिति विदत ये सब पाए जाते थे। और इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी, डिबेट होते थे। महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति जो होती थी, राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, ये भी पूछा जाता है। और जो समिति थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। मैंने प्रश्न इसलिए बनाया क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों ने देखा है पहले। और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, राजा को पदच्युत करने, उस पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। और स्त्रियां भी सभा में भाग लेती थी, समितियों में भी भाग ले सकती थी। तो महिलाओं का सशक्तिकरण उस समय कितना बढ़िया था। बाद में स्थितियां खराब हो गई। आज के नेता देखिए, चाहते हैं महिलाएं हो ही ना, है ना। ऋग्वैदिक समाज में पदाधिकारियों का पदानुक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है कि पदानुक्रम इसका कौन सा है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जैसे सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा पद निसंदेह राजा ही होता था। कबीले में जो सबसे प्रमुख होता था वो राजा था, है ना। और कबीले का जो राजा होता था उसको गोप कहा जाता था, ये जानिएगा। लेकिन राजा यहाँ सबसे बड़ा। और राजा के बाद में पुरोहित, पुरोहित के बाद विस्पति, विस्पति के बाद में ग्रामणी होता था, ग्रामणी के बाद कुलप होता था। ठीक है, ये अलग अलग इसके काम है। ऋग्वैदिक काल में जो राज्य का मूल आधार होता था वो क्या है, परिवार ही होता था।
परिवार का मुखिया जो है वो कुलप कहलाता था। अगर आप कुलप से शुरू करेंगे तो कुलप जो होता था ये परिवार का मुखिया होता था। फिर गांव पे आप आएंगे, है ना, कुलों के आधार पर फिर गांव का निर्माण हुआ और गांव का जो प्रधान होता था मुखिया उसको ग्रामीणी कहते थे। फिर अनेक विस ग्राम मिलकर विस बनाते थे। कई ग्राम, जैसे आज मौजा होता है तो मौजे में मौजा ही मौजा वाला मौजा नहीं, जो ग्राम मुजरा होता है वो वाला, है ना। तो ये विस्पति, कई ग्राम मिलके विस बनाएंगे तो उसका एक विस्पति, उसका प्रधान ये होता था। और उसके बाद में जो ये मतलब पुरोहित है, पुरोहित को सेकंड स्थान राजा के बाद दिया गया था। और विस से जन बनता था और जन से फिर एक बड़ा संगठन बन जाता था और उसका जो प्रधान होता था वो जनपति होता था, है ना। तो जनपति यहाँ पे दिया नहीं है, विस से जन बनता था उसका जनपति, फिर पुरोहित सेकंड पे होता था, फिर सबसे शीर्ष पे राजा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्याख्या ये पूरी दी हुई है, ठीक है। और आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके 5 कबीले या कुल थे। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। इनका नाम याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं कि कौन से 5 कबीले थे या इन 5 कबीलों में से कौन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो ऋग्वैदिक समाज में नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण किया जाता था। परिधान जो था उसका क्या नाम था, पेशस, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ऋग्वैदिक समाज में भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मतलब किस लिए किया जाता था, वैद के लिए। और तीसरा है ऋग्वैदिक समाज में मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। और अगला है ऋग्वैदिक समाज में शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहनने की प्रथा थी। तो जो कुंभ है ये शीश पर सही है, परिधान जो है ये पेशज है नर्तकियों का, ये भी सही है, और भेषज वैद्य के लिए प्रयोग हो रहा है, ये भी सही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अग्नि में जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था, दफनाने की भी प्रथा थी, मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो उत्तर ये होगा क्योंकि यही गलत है। बात समझ में आ गई। क्योंकि उस समय आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अग्नि में जलाया भी जाता था, जलाने की भी प्रथा थी और दफनाने की भी प्रथा थी। कभी कभी दफनाया जाता, ज्यादातर जलाया जाता था, ठीक है। बाकी जो नर्तकी होती थी वो और बहुत सारे आभूषण पहनती थी, है ना। तो उसमें आभूषणों में खादी है, रुक्म है, भुजबंद है, केयूर है, नूपुर है, नूपुर मतलब पायल होता है, और कंकड़ है, मुद्रिका है, ये सब। मुद्रिका माने अंगूठी होती है, कंकड़ माने कंगन होता है, सब आप जानते हैं। और एक रोग का भी वहां पे वर्णन मिलता है, वो है यक्षमा, तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है, यानी कि उस समय ये रोग था, अमिताभ बच्चन नहीं थे उस समय। अगला जो प्रश्न है आगे आप समझ लो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अनुलोम विवाह, सॉरी गलत हो गया, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। जो अनुलोम विवाह है उसमें उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी, यानी कि दो मतलब वर्ण अलग अलग है, एक उच्च वर्ण है और एक निम्न वर्ण का, और जो पुरुष उच्च वर्ण का होगा तो अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम होता था जब उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, तो इसको प्रतिलोम कहते थे। ये दोनों बातें सही है, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज में विवाह बहुत पवित्र संस्कार है, हिंदू पद्धति में भी एक संस्कार है, ये पवित्र है, केवल यहाँ पे समझौता नहीं है ना। अभी डायरेक्शन भी आया है कितना, मद्रास हाई कोर्ट का था किसका, कि केवल इसको एक समझौता नहीं कहा जा सकता, ये एक संस्कार है, बहुत बड़ी व्यवस्था का एक प्रतिफल है, इस तरीके से। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आर्य समाज में ऐसे था, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, कई बार जीएस में भी प्रश्न बनते हैं सोसाइटी वाले मुद्दे पे। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की कौन सी विशेषता नहीं है, 19 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, कौन सी विशेषता नहीं है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ क्रम में भाग लेती थी, भाग लेती थी, बिल्कुल भाग लेती थी। भाग लेने का मतलब भाग जाना नहीं, पार्टिसिपेट करना। और सामान्यतः बहुपत्नित्व विवाह प्रचलित था, बहुपत्नित्व विवाह। और अगला है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। और विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, विधवा विवाह की प्रथा तो प्रचलन में थी, स्त्रियों की दशा काफी ठीक थी, अपने पति के साथ यज्ञ में भाग भी लेती थी स्त्रियां। बहुपतित्व विवाह का जो प्रचलन है ये गलत है, बहुपत्नित्व जो विवाह का प्रचलन है ये गलत है। विधवा विवाह है लेकिन सामान्यतः एक पत्नित्व विवाह ही प्रचलित थी, यह प्रचलन नहीं था कि बहुत सारी पत्नियां आप रखिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ये विशेषता उस समय की नहीं थी। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का भी प्रचलन उस समय नहीं था। एसडीएम बनने के बाद कितना इसमें रेट चल रहा है, टीचर बनने के बाद कितना रेट चल रहा है, सब अलग अलग है,
है ना। दोनों का भी आप बाजार लगा है, आके बोली लगाइए, ले जाइए दूल्हे, विभिन्न किस्म के बिकाऊ दूल्हे, निकम्मे दूल्हे, उनके घर वालों के ऊपर भी गुस्सा लगती है ना। अभी दहेज, मतलब कहते हैं अभी इतना पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया, वो लड़की में भी लगा था। कई बार तो लड़कियां भी सेलेक्ट हो जाती हैं अच्छी खासी, मतलब पोस्ट पे रहती हैं, तब भी ये दहेज होता है, पता नहीं। और शिक्षित भी थी लड़कियां उस समय, शिक्षा के द्वार भी इनके लिए खुला था। नाम आप लोपा मुद्रा बोसा सिक्ता पाला सब आप सुने ही होंगे, विश्वसरा, ऐसी भी। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी महिलाएं नहीं मिलती हैं, कुछ ही एक। और लेकिन थी तो, बीच में स्थिति तो बड़ी खराब हुई। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्या थी उसको अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा, प्रदा प्रथा, ये सब कुछ नहीं थी। बाल विवाह भी नहीं था। उपनयन संस्कार होता था पुत्रियों का भी, मतलब जनेऊ धारण करती थी। विवाह प्रथा प्रचलन में थी, विधवा विवाह प्रथा प्रचलन में थी। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, आगे जो बचे होंगे फिर हम किसी दिन लेंगे, लेकिन आज का तो अंतिम ही है। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह नहीं दिखाई देते। अगर ये न दिखाई देते तो आपने अभी पढ़ा अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ये कैसे, तो वर्ण व्यवस्था के चिन्ह थे, तो पहला तो ये गलत हो गया। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। आपस में ये दोनों में से एक ही सही होगा, ऐसे भी आप देख लिया करिए, ठीक है ना, सही से पढ़ा करिए, तो एक ही सही होगा, दूसरा तो ये सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और इसमें विराट पुरुष के मुख से माना गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा उसमें कहा गया है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति मिली? बहुत लोग बहुत दिन से वैक्सीन नहीं लगा रहे, स्पुतनिक आएगी तब लगवाएंगे। अब कंपनी बनाने जा रही है, देखिए जुलाई अगस्त कब तक आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग उत्तर दीजिए। और ये जो कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही है, जो पहले से ही चर्चा में रही, जहां आग भी लगी थी, कब जनवरी में लगी थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसी को दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये दिया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन निर्मित करो। और पुणे में ये निर्मित होगी, रूसी मूल की ये वैक्सीन है। और रूस का ये गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इसमें हेल्प कर रहा है। और इस समय ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा भी इसका निर्माण किया जा रहा है, पहले से भी ये निर्माण चल रहा है। और स्पुतनिक वी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एकल खुराक का टीकाकरण होगा। इसमें एक ही खुराक अगर दे दिया जाए, सिंगल डोज, तो उससे मतलब कंट्रोल में आ जाएगा जो वायरस है। और मतलब ऐसे लोग सेफ हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कोविशील्ड एक कमजोर सामान्य एडेनो वायरस से बनाया गया है जो चिंपैंजी को प्रभावित करता है। स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनो वायरस से बनाया गया है, तो ये अंतर है। तो कई लोग जो इंतजार कर रहे हैं इसी कारण से कर रहे हैं, लेकिन जो है उसको लगवा लीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। इस समय लग रहा है, और सब लोग वैक्सीनेशन कराइए जाके, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 एकड़ में ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? अब की बार ऑक्सीजन ने सबकी औकात दिखा दी है। तो राज्य सरकारें अब कोशिश कर रही हैं कि हमको ऑक्सी वन बनाना है, ये प्लांट लगाना है, ये करना है, वो करना है। हरियाणा सरकार ने इसी में फैसला लिया कि हम लगाएंगे 80 एकड़ ऑक्सी वन। और 80 एकड़ जो ऑक्सी वन ये लगाएंगे, उसमें इन्होंने 5 जून को भी घोषणा की है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अभी पर्यावरण दिवस का असर कुछ दिन आपको दिखता रहेगा, ऐसे सब चलता रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होगा, हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए तब मजा आए ना। हर एक व्यक्ति पेड़ों को संरक्षण करे, अपने बच्चों की तरह उसको पाले। अब ये जो कार्यक्रम शुरू की गए, इसके साथ इन्होंने एक ये भी कार्यक्रम प्राण वायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सीवन, पंचकुला में ऑक्सीवन, और हरियाणा के पंचकुटी वृक्षारोपण कार्यक्रम को इन्होंने शुरू किया। तो ये सब काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू होने चाहिए और हर एक व्यक्ति के द्वारा होने चाहिए, ठीक है। तो 80 एकड़ ऑक्सीवन यानी एक जंगल बनाएंगे जहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। पाइप लगा के नहीं होगी, जंगल बनेगा तो वैसे ही मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई लोग ऐसा समझने लगते हैं कि अब ऑक्सीजन बनेगा यानी कि वहां पे मरीजों को एडमिट किया जाएगा क्या? E100 परियोजना का संबंध किससे है? E100 परियोजना, E100 परियोजना अभी भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया, पर्यावरण दिवस के मौके पर ही। सारे क्वेश्चन एक दिन में नहीं होते हैं, सारा पर्यावरण ही पढ़ा देंगे तो पता चलेगा और क्या। तो कई क्वेश्चन आपको लगता है कि अरे ये छूट गए, तो हमको रोज डिस्कस करना है ना, झलक दिखलाजा थोड़ी करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है, एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025 के
को जो लॉन्च किया इन्होंने, तो इसमें ये कहा गया, इसकी थीम ये है कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। क्या करना है? जैव ईंधन को बढ़ावा देना। और वास्तव में जैव ईंधन की मात्रा अगर खपत बढ़ जाए तो काफी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां बढ़ जाएंगी। भारत में इथेनॉल की अगर बात की जाए तो कई कदम भारत ने उठाए हैं। 21वीं सदी के भारत की एक प्रमुख प्राथमिकता इथेनॉल बन गया है, क्योंकि इथेनॉल पर्यावरण और किसानों के बीच एक मतलब बेहतर प्रभाव डालता है। 2025 तक पेट्रोल में अब जो लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा, 20% एथेनॉल इसमें मिक्स करना है ना, 20% का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितना यूज होता है जरा बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय राज्य में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? अभी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों आया है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। असम में स्थित है। असम में पहले से 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखेवा, ये 5 थे। और अभी एक ये मतलब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कोकराझार जिले में रायसोमा आरक्षित वन क्षेत्र था, उसको छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का बताया उन्होंने कि अपग्रेड कर दिया गया है। और ये बोडोलैंड जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। और असम का ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, यानी कि रायमोना नेशनल जो पार्क है, ये कोकराझार जिले में है, गोसाईगांव उपमंडल में। इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लंगूर बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली भैंस, भारतीय गौर, हॉर्नबिल, ये सब पाए जाते हैं, है ना। पक्षियों की भी 170 से अधिक प्रजातियां, तितलियों की प्रजातियां सब पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैव विविधता की दृष्टि से जो भी क्षेत्र इंपॉर्टेंट होंगे आपको पता ही है कि वो संरक्षित किए जाएंगे। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। स्टेट इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 2 स्थान नीचे गिर गई है, 117 हो गई है। 115 थी 2020 में, ये और नीचे घट गई, 117 हो गई। तो पिछली रैंकिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, कई बार 2020 की पूछी जाती है, तो 115 ध्यान रखिएगा। और ये घट के 117 हो गई है। 193 देशों के बीच में ये रिपोर्ट जो आई है, उसमें 193 सदस्य देशों के बीच में ये 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को इसमें अपनाया गया और उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई। तो भारत की रैंकिंग 117 आई है और इसका जो स्कोर है 61.9 है। जो समग्र एसडीजी स्कोर इसका आया है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो 100 में 61.9, यानी कि 61.9% इसको मार्क्स मिले हैं इसमें। झारखंड और बिहार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार है, ऐसा भी कहा गया है। बिहार इतना बदल गया है तब ये स्थिति है, पहले क्या रहा होगा भगवान ही मालिक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिम्स्टेक के बारे में आप जानते हैं? बिम्स्टेक के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक का अर्थ क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो रटा होना चाहिए आपको। अभी 6 जून को क्या हुआ, 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। कौन सा? 24वां। कल तो छुट्टी थी इसीलिए हमने कल डिस्कस नहीं किया था। तो 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसमें बधाई दी और इसमें ये कहा कि बिम्स्टेक आशाजनक क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है, ऐसी बातें उन्होंने की। बिम्स्टेक जो है ये बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी के क्षेत्र में एक पहल है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, है ना। तो ये आर्थिक सहयोग के नाम से ये स्थापित हुआ एक बहुपक्षीय संगठन है। 97 में म्यांमार भी इसमें शामिल हुआ, तो म्यांमार भी अब इसका सदस्य है। जिसके बाद में इसका नाम, पहले ये क्या था, बिस्ट एक था, ये नाम इसका हुआ करता था। बाद में इसका म्यांमार शामिल होने से बिम्स्ट एक इसी कर दिया गया, है ना। तो यानी कि इसका नाम बिम्स्टेक 1997 में पड़ा, जब म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया। फिर नेपाल, भूटान भी इसके सदस्य बन गए 2004 में। तो बिम्स्टेक का नाम बदलकर वर्तमान स्वरूप में इसके वर्तमान स्वरूप में कर दिया गया। उसका नाम क्या है अब, है ना। मतलब 2004 में नेपाल और भूटान के पूर्ण सदस्य बनने के बाद में ऐसा किया गया। ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है ये कितने सदस्य हैं, इनका नाम ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इसमें बिम्स्टेक 7 सदस्यीय ये है, तो ये कौन कौन से देश हैं, कहाँ इनका मैप में लोकेशन है, ये भी आप देख लीजिएगा। और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, इसके 5 दक्षिण एशियाई देश हैं इसमें, और 2 इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन ये अभियान लॉन्च किया है? तो ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा कार्यक्रम है, दिल्ली सरकार का, केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया है। और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण इसमें कराया जा रहा है।
जो भी 45 से ज़्यादा वाले लोग हैं उनको इसमें मतलब जहाँ उन्होंने वोट दिया है वहीं पे जाके वैक्सीनेशन उनका हो जाएगा। वोट यानी कि जो बाद में आपका पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर, तो ये सेंटर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर कर लगाने का एक ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षरित किया, है ना? और इस समझौते के तहत न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम रखी गई है 11%, ये कहा जा रहा है इसमें। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हुआ ये है कि जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर एक ऐसा समझौता पास किया गया है कि उस पर कर लगाया जाएगा और कम से कम इसकी दर जो रखी जाएगी वो 15%। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान यहाँ के वित्त मंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लेवी के लिए रास्ता खुल जाता है कि अब उस पे करा मतलब जो टैक्स है वो लगेगा। ग्लोबल टैक्सेशन की जो पुरानी प्रणाली है वो सही नहीं है, उसको अब क्या करना है, अपग्रेड करना है। इनका उद्देश्य ये है। डिजिटल कंपनियां कई देशों में पैसा कमाती हैं लेकिन वो अपने देश में ही करों का भुगतान करती हैं। तो अब क्या होगा, ये जो नया प्रस्ताव आया है इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे फेसबुक है, अमेजन है, गूगल है, इनका तो पूरे विश्व में क्षेत्र फैला हुआ है और वहां पे पैसा अगर ये कमा रही है तो उन देशों में कर का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त कर इनके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो सामान भी ये महंगा कर सकती है, डिलीवरी चार्जेस महंगा कर सकती है क्योंकि ये घर से तो देंगी नहीं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर क्या तय की गई? तो जून 2021 में जो ये तय की गई है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फिर से चेंज नहीं की गई है, जितनी थी उतनी ही रखी गई है ना? रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट कितना था, 3.35%। तो 4% ये रेपो रेट उतनी ही रखी गई है। इसके साथ रेपो रेट में ये छठवीं बार ऐसा हुआ है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट के बारे में आपको पता है? वो ब्याज दर होती है जिसपे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन मुहैया कराते हैं, कर्ज देते हैं। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है जिस पर आरबीआई बैंकों से जमा लेता है, वो रेट होती है। तो रेपो रेट परिवर्तित नहीं की जा रही है 6 बार, है ना? तो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा, है ना? और ये रेपो रेट को जितना था वो, और ये छठी बार है, सदस्य भी 6 और छठी बार ऐसा किया गया है कि जितना था 4 और 3.35 उतना ही बनाए रखा गया है। और अंतिम प्रश्न है आज का, और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में चीन ने कृत्रिम सूर्य ईस्ट, इसके पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसने 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये सूर्य किसका है? ईस्ट। ये कृत्रिम सूर्य है चीन का। बिल्कुल सही बात है। ईस्ट का मतलब फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक, है ना? टोकोमैक जो होते हैं उसमें बहुत सारे टोकोमैक हैं, उनमें से एक ये भी है। तो इसने ये रिकॉर्ड कायम किया, बिल्कुल सही बात है। और ईस्ट को पहली बार वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, ये गलत है यहाँ पर क्योंकि इसको 2006 में आरंभ किया गया था। यहाँ पर अगर 2006 दिया जाता तो ये बात सही होती। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका फुल फॉर्म एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक है। 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का उच्चतम इसने हासिल किया है। ऐसा पहला बार नहीं किया गया है, इसके पहले भी ये कोरिया ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 20 सेकंड तक 100 मिलियन प्लाज्मा तापमान बरकरार रखा था। लेकिन इसका जो उद्देश्य है ये भी आपको जानना चाहिए कि ये परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना, जैसे कि जो सूर्य की शक्ति का स्रोत है वो संलयन की प्रक्रिया है, तो इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और अगर ऐसा ये संभव रहा तो 2035 तक ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर बन जाएगा, है ना? ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल जो रिएक्टर है, ये उसका उस सुविधा का जो विकास हो रहा है उसका हिस्सा है। इसमें चीन भी है, यूरोपीय संघ है, भारत भी इसमें सदस्य है, जापान है, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो चल रही है। सन 2020 में कोरिया का जो के स्टार था उसने 20 सेकंड में 100 मिलियन तक प्लाज्मा तापमान बरकरार रखते हुए रिकॉर्ड बनाया था। और सूर्य के अंतर भाग में 15 मिलियन सेंटीग्रेड का जो तापमान पाया जाता है, अंतरतम में 15 मिलियन सेंटीग्रेड, आप जानते हैं इस टेम्परेचर के बारे में, क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। तो उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, उस वैसा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं कि अपार ऊर्जा का स्रोत हम बना लें।
और इसका अर्थ ये है कि ईस्ट द्वारा उत्पादित तापमान जो है वो सूर्य के तापमान का भी 7 गुना है। और अगर ये संभव हो गया तो आप सोचिए, लेकिन अगर ये गड़बड़ हो गया, विस्फोट वगैरह हो गया तो क्या होगा, वो भी जरा सोचिएगा। कैसा लगा आपको ये डेली 30 कार्यक्रम? अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इसको कंप्लीट तौर पर टेस्ट भी देना चाहते हैं रोज का रोज, और हफ्ते में एक बढ़िया टेस्ट देना चाहते हैं, संडे को जो होता है 75 क्वेश्चन का, उसमें रैंक भी आती है, तो आप हमारे प्रोग्राम को आईएएस प्रेप अकेडमी से, ऐप जो हमारा है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।